आवर चैनल RKG सर क्लासेज। तो हम लोगों ने 4th लेक्चर तक कंप्लीट कर दिया है, तो आज ये 5th लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करें 61 नंबर से। ठीक है, तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? Dirty cloths containing grease and oil stains are cleaned. Adding detergent to water, stains are removed because detergent reduces drastically the surface tension between water and oil. ठीक है, तो ये आप याद रखना। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है आपको? 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्टिंग ऑन अ नॉन रिजिड बॉडी ऑफ फोर्स कैन प्रोड्यूस डायमेंशन। तो देखो यही चीज़ होगा ना कि ये कोई बॉडी अगर हम यहाँ से आपको फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, ये इसका डायमेंशनल चेंज कर देगा, है ना, प्रोड्यूस डायमेंशनल चेंज। तो ये आप याद रखना। ठीक है, 62 के बाद आप 63 क्वेश्चन, 63 नंबर को इधर देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा ये समझने वाला है, तो आप अच्छे से देखना। 63 बोल रहा है क्या? मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड कॉलम इन अ यू ट्यूब इज ऑप्शन ए पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, नॉन पीरियोडिक, सिंपल हार्मोनिक एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सिंपल हार्मोनिक एंड टाइम पीरियड डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो क्या आएगा आपको 63 का? मोशन ऑन एन ऑसिलेटिंग लिक्विड कॉलम इन यू ट्यूब, है ना, यू ट्यूब इज क्या आएगा तुम्हारा? पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक आएगा। ठीक है, ये आप याद रखना, 63 का ये आएगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? अ मंकी सिट्स ऑन अ पैन ऑफ अ स्प्रिंग स्केल केप्ट एन एलिवेटर, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग स्केल विल बी मैक्सिमम व्हेन द एलिवेटर क्या आएगा? तो एस्केलेट अपवर्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 65 देखो क्या बोल रहा है कि और ये देखो एजर्डन और रीजन है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखना क्या बोल रहा है। अ टेबल क्लॉथ कैन बी पुल्ड फ्रॉम अ टेबल विदाउट डिसलोडिंग द डिसेज। ओके, एंड रीजन है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन देखो बोल रहा अ टेबल कैन बी पुल्ड फ्रॉम अ टेबल विदाउट डिसलोडिंग द डिसेज। तो ये गलत बोल रहा है ना, तो क्या आएगा आपका आंसर? डी है, डी आ जाएगा, एज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 66 थोड़ा सा ट्रिकी है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, ये बोल रहा है कि ये कोई बॉल है, इसको हमने क्या किया? वर्टिकली थ्रो किया। एज्यूमिंग द एयर रेजिस्टेंस टू बी कांस्टेंट एंड कंसिडरेबल। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस आप जानते हो क्या बोलो क्या होता है? जैसे मान लो आप इधर बाइक से जा रहे हो कहीं पे, ठीक है, आप कहीं पे बाइक से जा रहे हो, ठीक, और इधर से हवा आपकी बह रही है, तो आपको एक फोर्स का फील होता है ना कि इधर से फोर्स लग रही है ना। जैसे मान लो कि कोई भी जो पैराशूट है, ये कोई भी पैराशूट पहन के और ये आपको नीचे कूद रहा है, तो ये पैराशूट पे एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, ठीक है ना। वो किसके कारण लगता है? एयर के कारण लगता है। बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब एयर फोर्स कांस्टेंट है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप ये बता दो कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, तो एज्यूमिंग द एयर रेजिस्टेंस टू बी कांस्टेंट एंड कंसिडरेबल, तो टाइम ऑफ एसेंट मीन्स कि बॉल को अगर हमारा जब एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो बॉल को जब अपवर्ड हम थ्रो करेंगे, तो इस जो ये मान लो यहाँ तक टाइम जाएगा और फिर ये नीचे आएगा, तो बोल रहा है ये टाइम ऑफ एसेंट, ये हो गया आपको टाइम ऑफ एसेंट और गया टाइम ऑफ डिसेंट। तो कौन सा टाइम ज़्यादा लगेगा? तो ये टाइम ऑफ डिसेंट आपको ज़्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन आपका क्या आएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है? 67 है आपको कि a person stand at a middle point of wooden layer which starts slipping between a vertical bar and the floor of the room while continuing to remain in a vertical plane. The path traced by a person standing at the middle point, 67 नंबर क्वेश्चन है ना, मिडिल पॉइंट ऑफ द स्लीपिंग लेयर। देखो ये बोल रहा है कि ये आपको वॉल है और यहाँ पे आपको ना एक लेडर लगाओ और ये आदमी आपको यहाँ पे मिड पॉइंट पे है, ठीक है। बोल रहा है जब ये स्लाइड करेगा तो इसका पाथ क्या होगा? तो भाई इसका क्या पाथ आएगा? सर्कुलर आएगा, है ना। कौन सा पाथ आएगा इसका? सर्कुलर आएगा, ये सिंपल है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है आपको? देखो 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन है अ मैन इन अ ट्रेन मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ड्रॉप्स अ बॉल ऑन द प्लेटफॉर्म, the path of the ball as seen by observer standing on the platform। ओके, तो ये पैराबोला आ जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखना। 69 नंबर क्वेश्चन देखो, टू masses इज इक्वल टू m
आर अटैच्ड टू वन अनदर बाय अ मासलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आप समझो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा आप ना थियरी तो पढ़ रखा होगा, ठीक है, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा थियरी है, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है हमारा टू मासेज इच इक्वल टू एम, ठीक है, ये भी मास एम है और ये भी मास एम है, और दोनों जो है किससे, आपको पुली से कनेक्टेड है, ये आपका पुली पी है। अब बोल रहा है पासेज ओवर स्मूथ पुली, द टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हमारा टेंशन टी होगा। आप आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम इस तरह की क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह होता है, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, आप इससे याद रख लेना। तो इधर जो हमारा फोर्स आएगा वो आपको एम जी आएगा, सेम यहाँ पे भी इधर टेंशन टी और नीचे आपको फोर्स एम जी लाएगा। चूँकि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये टी मीन्स की एक्सेलेरेशन जीरो है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में एक्सेलेरेशन जीरो है, तो टी का वैल्यू क्या आएगा आपको, टी माइनस एम जी। आप जब न्यूटन लॉ से फोर्स लगाओ, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, चूँकि एक्सेलेरेशन जीरो है तो ये आपको जीरो आएगा, तो टी इक्वल टू क्या आएगा, फिर आपको एम जी आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपको, ये आएगा, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन है, अ कार एक्सेलेरेट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलेरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, बस मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड इन अ पैरेलल, हिंस हाउ लॉन्ग डज द कार टेक फ्रॉम इट्स स्टार्ट टू मीट द बस। आप क्वेश्चन एक बार रीड करो। देखो ये बोल रहा है कि ये कार यहाँ पे जा रही है, ठीक है, और बस आपको यहाँ पे जा रही है, ठीक है, कार इधर जा रही है, बस इधर जा रही है। कार एक्सेलेरेट फ्रॉम अ रेस्ट एक्सेलेरेशन, देखो कार का एक्सेलेरेशन दिया है आपको 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड ठीक है, ये कार है और ये आपको बस है, कार है और बस है, ठीक है। कि देखो कार का एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, बस की स्पीड दी हुई है आपको 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डज द कार टेक फ्रॉम इट्स स्टार्ट टू मीट द बस, है ना, कितने टाइम के बाद ये बस को मीट कर लेगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों यहाँ से स्टार्ट किया था, तो हम मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद जो है ये दोनों आपको मीट कर लेगा, ठीक है। तो टी टाइम के बाद अगर मीट करेगा और दोनों सेम पोजिशन से स्टार्ट किया है, तो जब दोनों मीट करेगा इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो अब समझो इसकी इनिशियल स्पीड दिया है हमें 12 मीटर पर सेकेंड, बट इसका इनिशियल स्पीड आपको नहीं दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप समझो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू हो गया आपको यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये आपको पता होगा, है ना। अब समझो ये जो कार है इसका एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, इसका मतलब इनिशियल स्पीड इसका जीरो है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना तय करेगा आपको, इसका डिस्टेंस कितना होगा टी टाइम में, चूँकि एक्सेलेरेशन 1/2 दिया हुआ है, तो आप जब इसको करोगे तो ये क्या आएगा 0.6 टी स्क्वायर कार के लिए। ये किसके लिए है, कार के लिए। कार के लिए जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा आपको 0.6 टी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से बस के लिए डिस्टेंस क्या आएगा, तो बस के लिए डिस्टेंस आएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका इनिशियल स्पीड तो दिया हुआ है लेकिन ये कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन इसका जीरो है, तो टी टाइम में इसका डिस्टेंस आएगा आपको 12 टी, ठीक है। दोनों जब मीट करेगा तो ये दोनों डिस्टेंस हमारा क्या होगा, मान लो ये S1 है ये S2 है, तो बट दोनों जब मीट करेगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इस दोनों को इक्वल कर दो। यहाँ पे देखो 12 टी है और यहाँ पे 0.6 टी स्क्वायर है, इन दोनों को हम इक्वल कर रहे हैं, देखो तो 12 टी इक्वल टू क्या आएगा 0.6 टी स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वल का साइन है, ठीक है। तो देखो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, वैसे इक्वेशन है ना, तो यहाँ से जो टी का वैल्यू आएगा वो आपको क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट को आप हटा दो तो ये 10 आएगा, 6 से इसको काट दो, 6 दूनी 12, तो टी का वैल्यू क्या आएगा आपको 20 सेकेंड, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारा सी। समझ में आया आपको, ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आए मेरे भाई तो आप कमेंट करना जरूर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट, 71 नंबर क्वेश्चन, रेस्ट along a straight line with constant acceleration, acceleration क्या है कांस्टेंट है, which one of the flowing graph represents the variation of speed and distance। देखो ये पूछ रहा है स्पीड और डिस्टेंस का ग्राफ कौन सा होगा, है ना, स्पीड और डिस्टेंस का ग्राफ कौन सा होगा जो, और इसमें एक्सेलेरेशन क्या है आपको कांस्टेंट है, तो देखो वी स्क्वायर इक्वल टू
क्या होता है आपको यू स्क्वायर प्लस का 2as, है ना। तो इसमें दो ग्राफ यहाँ पे है, दो ग्राफ इसके ऊपर होंगे। देखो तो इसका जब v और s में आप ग्राफ देखो तो ये ग्राफ आएगा, ठीक है, सी नंबर का, ये आप याद रखना। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी रिमेन सेम इन ऑल सिस्टम यूनिट। तो ऑल सिस्टम यूनिट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, प्रेशर डेंसिटी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 73 देखो क्या बोल रहा है, टू टीम्स आर पुलिंग अ रोप विथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ईच ऑफ 50 किलोन्यूटन इन अ टग ऑफ वार सो दैट अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द टेंसाइल फोर्स इन द रोप। देखो ये हमारा रोप है, ठीक है, ये इस टाइप से है, ये रोप है। यहाँ पे मान लो एक टीम का लोग है जो इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, यहाँ पे एक टीम का लोग है जो आपको इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये इधर खींच रहा है और ये इसको इधर खींच रहा है, तो जब इधर खींचेगा तो टेंशन यहाँ पे टी लगेगा, यहाँ पे टेंशन टी लगेगा, है ना। और ये क्या बोल रहा है हमारा अपोजिट फोर्सेज इच ऑफ 5, मतलब ये इनडायरेक्टली टेंशन का वैल्यू आपको 5 किलो न्यूटन दे ही दिया है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट सी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, 74 बोल रहा है इन अ सिस्टम गिवन बिलो द मास आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो व्हाट शैल बी एक्सीलरेशन ऑफ द मूविंग मासेज, ठीक है। तो देखो 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर इसको अभी इनिशियल में इसका वेलोसिटी 0 था लेकिन हम इसको रिलीज कर रहे हैं, तो इधर भाई क्या लगेगा आपको 5g। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इधर टेंशन टी आएगा, यहाँ पे आपको क्या आएगा 10g, और इधर आपको टेंशन टी आएगा। क्योंकि आप रेस्ट से इसको मूव कर रहे हो तो इसका एक्सीलरेशन भी होगा नीचे की तरफ, क्या आएगा आपको ma आ जाएगा। ma का मतलब m का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हो तो 5a आएगा। क्योंकि ये मास ज़्यादा है ना तो इधर की तरफ एक्सीलरेशन आएगा, ठीक है, इधर की तरफ एक्सीलरेशन आएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे इस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो एक जगह आप इक्वेशन बस लगा दो, न्यूटन्स का जो इक्वेशन आता है, जैसे मान लो यहाँ पे हम इक्वेशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे तो टी का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन आएगा आपको 10g, चूँकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नीचे है तो हम नीचे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये आएगा आपको 10g माइनस का t इक्वल टू 10a, ये इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे आप फ्री बॉडी डायग्राम के लिए इक्वेशन लगाओ, तो यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है, तो यहाँ आएगा हमारा इक्वेशन क्या, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे में आपको दिख रहा होगा t, ऊपर की तरफ लिखेंगे तो t माइनस का 5g, चूँकि ऊपर की तरफ फोर्स लिख रहे हैं, इक्वल टू 5a आएगा। ये इक्वेशन हमारा 2 आ गया। देखो यहाँ पे भी वही t है और यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे भी वही t है, तो दोनों t को हम इक्वेट करके अगर आप सॉल्व करोगे ना, आप समझ में आ गया होगा आपको, दोनों टी को आप इक्वेट करके सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपको आएगा क्या, आंसर आपको आएगा CG/3, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 2m, है ना, ए ब्लॉक ऑफ मास 2m पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय अ रोप ऑफ मास m दिया हुआ है, शोन इन द फिगर। यहाँ पे ये फिगर जो है इसको आप देखो, ठीक है। व्हाट फोर्स इज एग्जर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक, ठीक है। तो भाई ये देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना होगा, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ। देखो ये मास m है और यहाँ पे मास 2m है, तो इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स लग रहा हो वही निकालना है, ठीक है। तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो ये हमारा रोप है जिसका मास आपको m है, इधर हमारा f लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस पर कितना नॉर्मल लगा रहा होगा, n लगा रहा होगा, है ना। एक चीज़ और देखो, चूंकि ये पूरा बॉडी है, ये फोर्स अगर इसको पुल कर रहा है इधर की तरफ तो ये किस एक्सीलरेशन से जा रहा होगा, तो ये एक्सीलरेशन से, तो इसका इधर एक्सीलरेशन क्या आएगा आपको ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आप इक्वेशन जब लिखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इक्वेशन आएगा F माइनस का n इक्वल टू आएगा आपको ma, तो मास इनटू का एक्सीलरेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया ma आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आ गया। सेकेंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ये 2m मास का, तो ये हमारा 2m आ गया, ठीक है। और इस पे जो इधर की तरफ हमारा लग रहा होगा आपको नॉर्मल, और इसका एक्सीलरेशन आपको इधर ए हो गया, तो यहाँ से n इक्वल टू क्या आएगा भाई 2ma, ठीक है। अब इस n को उठा के चूँकि n ही मेरे को चाहिए, है ना,
तो इन दोनों को आप इक्वेट करके पहले आप ए का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि ए भी हमारा अननोन है, ए का वैल्यू निकालना होगा। फिर ए का वैल्यू निकाल के आप इसमें रख दोगे तो आपको एन का वैल्यू आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा इसका वो आएगा 2f/3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 76 है, अ बॉडी मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ कर्व पाथ, इट्स एक्सीलरेशन क्या होगा, समझो। देखो ये सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे मान लो कोई भी हमारा बॉडी है जो आपको इधर मूव करता है ना। तो यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे ना हमारे दो टाइप के एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, एक नॉर्मल के साइड होगा जो इधर लगेगा, और एक आपको इधर वेलोसिटी के पैरेलल में होगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि अ बॉडी मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ कर्व पाथ, इट्स एक्सीलरेशन क्या होगा, इज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। ये वाला चूंकि स्पीड इसका कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये आएगा नॉर्मल वाले। तो ये आपके पास ना क्वेश्चन 76 का क्या आएगा, आपको डी आंसर आएगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं कमेंट देखता हूँ। ठीक है, तो मैं उस पर पार्टिकुलर आपको वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये मैं बोल चुका हूँ कि थोड़ा सा इसमें लेवल का क्वेश्चन है, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप थियोरी पढ़ रखे हो ताकि आपको समझ में नहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं हिंट कर ही दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 77 क्या है। क्वेश्चन नंबर 77 है, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट इन अ वेव। देखो क्रिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ इसको जो है क्रिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे क्या बोलते हैं, तो यही हमारा वेवलेंथ लैम्डा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आपको डी आ जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है। 78 नंबर क्वेश्चन है, इफ अ बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम अ एरोप्लेन एक्सप्लॉइट्स इन अ मिड एयर। ठीक है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, अ लाइट बॉडी ए हैव बॉडी बी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन देन बी हैज लार्जर मोमेंटम देन ए एंड ओके। देखो आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आता है। काइनेटिक एनर्जी आता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारा लीनियर मोमेंटम आता है उसका वैल्यू क्या आता है, आपको एम भी आता है। तो अगर एम भी आ जाए तो हम उसको पी के टर्म में लिख देंगे। तो यहाँ देखो एक ही एम है और ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो हम नीचे में क्या करते हैं, एक एम से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो नीचे में अगर हम एक एम से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर में भी एक एम से क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे एक एम का मल्टीप्लाई करोगे तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आएगा, यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपको 1/2m पी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने काइनेटिक एम से नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एम स्क्वायर हो गया। तो एम और बी को एक साथ कर लेंगे तो एम बी स्क्वायर हो गया। तो एम बी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, लीनियर मोमेंटम। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 1/2m इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे बोल रहा है ए लाइट बॉडी ए and have a body B have equal kinetic energy of a transition then। तो यहाँ से आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो हमारा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली पोषक किसका हो गया, आपको पी स्क्वायर का। तो जिसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, जिसका लीनियर मोमेंटम कम उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो ये बोल रहा है ये लाइट बॉडी है, तो ये लाइट बॉडी है ना, और हैवी बॉडी भी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। ठीक है, तो देन क्या आएगा हमारा आपको इसमें, तो आप याद रखना बी हैज़ लार्जर मोमेंटम देन ए आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है। क्वेश्चन नंबर 80 है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, देखो कॉन्टैक्ट फोर्स तो कैसे होगा भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स, नॉन फ्रिक्शनल, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है। क्वेश्चन नंबर 81, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाई 300% इट्स मोमेंटम विल बी। देखो अभी हमने बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा किसका होता है भाई, मोमेंटम का स्क्वायर का। ठीक है, अब बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाई 300%। तो आप परसेंटेज पढ़े होंगे मैथ में, 300% का मतलब क्या होता है, 3/1। ठीक है, इसको 100 से डिवाइड कर दोगे परसेंटेज को हटाने के लिए, तो ये आएगा आपका 3/1। 3/1 का मतलब क्या हो गया कि वो 1 से हमारा 4 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 1 से 4 हो गया।
अब देखो काइनेटिक एनर्जी ये बोल रहा है इफ इट्स बॉडी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज 81 3%, मीन्स कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1 था, फाइनल आपका 4 हो गया। तो इनिशियल को हम मान लेते हैं कि लीनियर मोमेंटम आपका P1 था, तो फाइनल आपका P2 हो गया, तो P1/P2 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये स्क्वायर आपको इधर आएगा तो P1/P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो P1/P2 जो आएगा वो आपको 1/2 आएगा, ठीक है। देखो P1/P2 क्या आएगा आपको 1/2, P1/P2 आएगा आपको क्या 1/2। तो मेरे को P2 चाहिए, तो P2 का वैल्यू क्या आएगा, P2 आएगा आपको इधर से इसको मल्टीप्लाई करो तो 2P1 आ जाएगा, है ना, 2P1 आ जाएगा। तो ये बोल रहा है इट्स मोमेंटम विल इंक्रीज, मोमेंटम कितना से इंक्रीज किया है, तो पहले P1 था, अब इसका दुगुना हो गया, मतलब अगर P1 को इनिशियल 1 था तो ये 2 हो गया, तो इंक्रीज कितना से किया मेरे भाई 1 से, और 1 को अगर परसेंटेज में मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100% से इंक्रीज किया, तो आंसर क्या आएगा आपको ये आएगा, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन ना बहुत क्वेश्चन में अभी काफ़ी आ रहे हैं इसके रिलेशन, तो ये आप याद रखना। यहाँ पे बोल रहा है इफ़ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%। अब देखो यहाँ मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है, तो आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो है सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपको मोमेंटम के स्क्वायर के, और ये बोल रहा है मोमेंटम 50% से इंक्रीज कर रहा है, तो 50% का मतलब क्या हो गया आपको 1/2, क्या हो गया 1/2, तो ये 2 से 3 हो रहा है ना, जो P है ये आपको क्या हो गया ये 2 से 3 हो गया। तो ये बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितना से इंक्रीज किया, तो देखो P अगर 2 से 3 हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी आपको इसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा, तो कितना से इंक्रीज किया 5 से, और परसेंटेज में चेंज करो तो 5 डिवाइडेड बाई इनिशियल 4 इंटू का 100 करो, तो 25 चौका 100, और ये दोनों 25 × 125%, आंसर क्या आएगा आपका B आ जाएगा, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, क्वेश्चन नंबर 83 है ए बॉडी इज लिफ्टेड बाय अ मैन टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर इन 30 सेकेंड, ठीक है। अनदर मैन लिफ्ट्स द सेम मास टू द सेम हाइट, दोनों ठीक है, इन से 60 सेकेंड, द वर्क डन बाय देम इन द रेशो। भाई देखो वर्क डन जो आता है ना वो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपको mgh, मीन्स ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है, और हाइट पे डिपेंड कर रहा है, मास की कोई बात नहीं हो रही क्वेश्चन में। टाइम दिया हुआ है तो टाइम से तो भाई इंडिपेंडेंट है ना, लेकिन बॉडी लिफ्टेड बाय अ मैन ये भी आपको हाइट 1 मीटर तक गया, और ये भी आपको सेम हाइट तक गया, तो हाइट अगर सेम है तो वर्क भी क्या आएगा सेम आएगा, तो 1:1 आ जाएगा, है ना। आंसर क्या आएगा आपको B आएगा 83 का, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 84 नंबर क्वेश्चन है इन एन इलास्टिक कोलिजन बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी आज कंजर्व, तो ये सही है। 85 नंबर क्वेश्चन देखो व्हेन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन इज सेड टू बी, तो ये आपको कंप्लीटली इनइलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है अ बुलेट हिट्स एंड गेट्स एम्बेडेड इन अ सॉलिड ब्लॉक रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन टेबल, व्हाट इज कंजर्व्ड, तो भाई क्या कंजर्व रहेगा आपको मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। ये आप याद रखना, थोड़ा सा इसको मैं और जूम कर देता हूँ, है ना। 87 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 87 नंबर क्वेश्चन है और रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, ये लीनियर मोमेंटम पर, ये आप याद रखना। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है अ पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, तो स्पीड क्या है